हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में एकदम धुआंधार तरीके से जुटे होंगे। चलिए, हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसमें आज हम लोग जो अपना देखेंगे वो है अपना प्रैक्टिस सेट 16। ठीक है, तो 15 सेट्स ऑलरेडी हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। चलिए, आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे एज ऑलवेज वर्तनी शुद्धिकरण का ही हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, आपको शुद्ध बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी। ठीक है, आपको बताना है कि जो अधिशासी शब्द है वो शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका सही उत्तर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, कैसे लिखते हैं? अधिशासी। ठीक है, अधिशासी। कुल मिलाकर के पहले जो है शीटी वाला सा आएगा, उसके बाद दंत सा आएगा। बस इस बात को ध्यान से आपको देखना है। जैसे आप देखिए ना, शासन होता है ना, शासन, तो शासन हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। क्या आपने देखा है कि कभी शासन लोग इस तरह से लिखते हों? नहीं ना। तो फिर अगर आपको शासन पता है कि कैसे लिखते हैं तो शासी भी समझ आ जाएगा। तो इसका जो सही वर्तनी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अधिशासी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए जो मतलब कि टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जा करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारी की सारी पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेलीग्राम में मिल जाती हैं। इस वजह से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, यानी कि अहेतुकी जो है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ऑप्शन देखिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अहितकी, आतुकी, वेतुकी या फिर अभिकी। तो अगर आप इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अहेतुकी। ठीक है, एक सेकेंड। दरअसल ये अहेतुकी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है और ए जो है उत्तर इस तरह से, तो जान रहे हैं कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई है। हमको लगता है इसमें जो हाँ है ना वो गायब हो गया। ठीक है, तो दरअसल पहला जो विकल्प लिखा हुआ है ना वही शुद्ध शुद्ध है। एक सेकेंड, तो ये जो है शुद्ध ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बन गया है। ये दरअसल टाइपिंग एरर है। ये जो है यहाँ पे ना अहेतुकी नहीं था, यहाँ पे डबल मात्रा थी। अहेतुकी, अहेतुकी दिखा हुआ था और आपसे पूछ रहे थे कि इसको हम लोग शुद्ध शुद्ध कैसे लिखते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, यही शुद्ध लिखावट है और ये यहाँ पर से हाँ गायब हो गया। तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से मैं बता दे रही हूँ। अहेतुकी ये शब्द अपने आप में शुद्ध है। ठीक है, तो इसका जो सही वर्तनी है वो हो जाएगा ये वाला, बाकी सब तो गलत है ही। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि अलौकिक का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ है अलौकिक ये गलत है। आपको बताना है इसको हम सही सही कैसे लिखेंगे, इसकी सही स्पेलिंग क्या है। इसी स्पेलिंग को ही हिंदी में हम लोग वर्तनी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, अलौकिक तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अलौकिक नहीं होगा, अलौकिक। ठीक है, ये होता है सही शब्द। क्या होता है? अलौकिक, यानी कि आ छोटा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उसमें सही लिखी हैं। तो अलौकिक इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कैसे? अलौकिक। अगला क्वेश्चन देखिए। और अगले क्वेश्चन में भी आपसे वर्तनी शुद्धिकरण का क्वेश्चन बना हुआ है। अधिकार, कह रहे हैं कि कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। अधिकार, तो अधिकार नहीं होता है, क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। ठीक है, तो ये तो गलत है। अनुसरण, तो क्या अनुसरण होता है? नहीं ना। अध्ययन, देखिए एकदम ठीक लिखा हुआ है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। ठीक है, यानी कि आने वाला, तो ये क्या होता है? आगामी। अब ये देखिए, अनुसरण नहीं होता, क्या होता है? अनुसरण। क्या होता है? अनुसरण, अनुसरण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जो सीटी वाला सा है वो ना लग करके क्या लिखा जाता है? दंत सा लिखा जाता है। तो यदि आप इसकी सही वर्तनी की बात करेंगे तो वो अध्ययन देखिए एकदम शुद्ध लिखा है, बाकी सभी गलत थे। और क्यों गलत थे वो भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिल जाएगा। अधिकार ऐसे लिखते हैं, अनुसरण ऐसे, अध्ययन ऐसे और आगामी शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं कि लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। और आपको मतलब कि बताना है कि दरअसल लिंग की दृष्टि से दही जो है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। हमने इसके पहले एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, हालांकि अभी हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही देख ले रहे हैं। ऑप्शन देखिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या फिर उभयलिंग। तो अब देखिए इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, तो दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं दही खट्टी है, बहुत खट्टी दही है,
लेकिन ऐसा नहीं होता, दही खट्टा होता है, अर्थात दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो आप देखें तो सामान्य तौर पर स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी इत्यादि। परंतु कुछ ऐसी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं जो पुल्लिंग होती हैं, जैसे दही, भात, हलवा, पराठा, रायता, ठीक है। तो ये सभी अपवाद स्वरूप पुल्लिंग होते हैं। बाकी सामान्य स्थिति में आप देखेंगे तो जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। तो आप इसका ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब तो आपको स्त्रीलिंग मिल ही रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सरसों, मकई, मूंग या फिर सारस। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो सारस शब्द है वो एक पक्षी होता है, सारस, इसी को क्रॉन्च कहते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश के मतलब कि जो राजकीय पक्षी है ना वो यही है, सारस या फिर क्रॉन्च, ठीक है। तो ये पुल्लिंग है। बाकी सरसों, मकई, मूंग ये सभी क्या है, ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अभी हमने देखा था ना खाने पीने की वस्तुएं सामान्यतः क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो ऐसे देखिए सरसों का साग, ठीक है, और मकई की रोटी खाई ही जाती है, मूंग की दाल खाई ही जाती है, ठीक है। तो सरसों के मतलब कि सरसों भी क्या है, एक तरह से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में सारस ये पुल्लिंग है, जबकि सरसों, मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। वस्तुतः अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो जो अनाज है वो पुल्लिंग वस्तुतः होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल, ठीक है। परंतु सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी ये सभी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि खाने पीने की वस्तुएं अलग, अनाज वाली जो वस्तुएं हैं वो अलग। तो अनाज वाली जो वस्तुएं हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। खाने पीने की सामान्यतः जो वस्तुएं हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। जो अपवाद है वही आपको इसमें देख लेना है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करिए। ऑप्शन देखिए, हवा, कोयल, दारा या फिर शिक्षा। तो आप देखिए इनमें जो है जो पुल्लिंग होगा वो हो जाएगा दारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दारा। आपने कई सारे लोगों का नाम भी सुना होगा दारा, मतलब कि व्यक्तियों का, स्पेशली जो मतलब कि मेल है उनका, ठीक है। हवा तो बहती ही है, ये तो स्त्रीलिंग है ही। कोयल गो मतलब कि कूकती है, तो वो भी मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। शिक्षा दी जाती है, तो ये भी जो है स्त्रीलिंग है। बाकी आप देखिए तो दारा जो है पुल्लिंग शब्द है। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो लिंग है वो दो होते हैं, एक तो पुल्लिंग एक तो स्त्रीलिंग, ठीक है। जो मतलब कि स्त्री जाति का बोध कराएं जो शब्द, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और हम लोग इनको पहचानते कैसे हैं, तो बस वाक्य का प्रयोग करके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के चार जो है नीचे विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको उचित पर्याय चुन करके उन्हें चिन्हित करना है, अर्थात उचित पर्यायवाची बतानी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक किसका अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। तो बेसहारा तो अनाथ होता ही है, ठीक है। यतीम भी अनाथ को ही कहा जाता है। अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्याय नहीं है, या न निराश्रित यानी कि जिनका कोई आश्रय ना हो, तो ये भी क्या है, इसका पर्यायवाची माना जाएगा। तो इसका जो उत्तर है ना वो क्या निकल के आएगा, अनाड़ी, ठीक है। तो अनाड़ी शब्द जो है वो यतीम या फिर बेसहारा या अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि अर्क के लिए बेमेल शब्द को आपको पहचानना है। अर्क सुना है कि नहीं, धतूरे का अर्क तो ये अर्क। ऑप्शन देखिए, अफवन, काढ़ा, अंतर या फिर सूर्य। तो अर्क का जो सही उत्तर होगा, यानी कि सॉरी, अर्क के लिए जो बेमेल शब्द है वो क्या हो जाएगा, अंतर। अर्क का जो समानार्थक है वो अफवन भी होता है, काढ़ा भी होता है और सूर्य तो होता ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है, ठीक है पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन देखिए, अंश। तो हमने जो है जो मतलब युग्म शब्द होते हैं उसमें बताया हुआ था अंश, ये जो है ये होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। तो ये तो हिस्सा होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अंशु भी नहीं होता। अंशुमाली किसका पर्याय है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अश्रु जो है ये आंसू होते हैं, ठीक है, आंसू। और अंश देखिए, अंश को ही स्कंध या फिर कंधा कहा जाता है। तो यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। यहाँ आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मिला हुआ है कि कंधा का समानार्थक शब्द अंश होता है, जबकि अंश जो है वो हिस्सा या भाग को कहते हैं। अंशु का अर्थ किरण होता है। और आप मुझे बताइएगा अंशुमाली किसको कहते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। अश्रु शब्द जो है वो आंसू से संबंधित है। कंधा के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो देख लीजिए, स्कंध। स्कंध जो है ना वो कंधे का केवल पर्याय ही नहीं होता है, ये इसका तत्सम शब्द भी है, ठीक है।
वहीं आप अन्य देखेंगे तो जो भुजमूल है वो भी कंधे का ही पर्याय है और मूढ़ा भी कंधे का पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रिका। तो मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये वही मुद्रिका है जो भगवान हनुमान जी लेकर के गए थे सीता मैया के पास, और उनको जो है जब सीता मैया बहुत व्याकुल थी विरह से, बहुत परेशान थी कि इससे तो अच्छा है कि भगवान हमको ले ही जाते, तब यही मुद्रिका है जो गिरा करके भगवान हनुमान जो है माता सीता के सामने प्रकट हुए थे, उनको विश्वास स्वरूप राम जी ने दिया था ये मुद्रिका। ठीक है, अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे क्या कहानी बता रहे हो, केवल पढ़ाने पे ध्यान दो। भाई कुछ चलता है जीवन में, इतना सब तो चलना ही चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एज इट इज़ केवल आए पढ़े चले गए, तो थोड़ा बहुत तो मन की बातें करनी ही चाहिए। खैर चलिए, मुद्रिका का पर्याय कौन सा होगा ये आपको बताना है। अंगूठी, कंगन, मुद्रा या फिर मौन। तो क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अपने विवाह की रिंग ही तो दिए थे भगवान राम जी, ठीक अंगूठी हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है? अंगूठी होता है। अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अंगुलिका, छाप, रिंग, वलय और मुंदरी। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा ये आपको बताना है। अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक या फिर साधारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुपम। तो अनुपम अर्थात जिसकी उपमा ही ना की जा सके, तो जाहिर सी बात है कि वो सामान्य व्यक्ति तो होगा ही नहीं, अनावश्यक का कोई मतलब ही नहीं, साधारण है नहीं, तो अपूर्व हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अपूर्व, ऑप्शन ए वाला। ठीक, तो अनुपम के पर्यायवाची क्या होंगे? अपूर्व हो जाएंगे। अन्य पर्यायवाची में अद्वितीय, अप्रतिम, निरूपम, अतुल, अनूठा, अनोखा या फिर बेजोड़। तो यहाँ से अगर आपको कल को आपका बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ, तो आप ये वाला नाम रख सकते हैं, अद्वितीय। बहुत अच्छा नाम लगता है हमें तो। चलिए देखते हैं। अब देखिए, निरूपम भी रख सकते हैं, अप्रतिम भी रख सकते हैं, अतुल भी रख सकते हैं। अनूठा नहीं है, अनूठा नहीं अच्छा, अनोखा भी नहीं, बेजोड़ भी नहीं, लेकिन हाँ ये सब तो बेबी बॉय का नाम रखने लायक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दर्प, समझिए दर्प मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, तिरस्कार। तो तिरस्कार तो नहीं होता, अहंकार होता है। ठीक है, तो इसी दर्प को घमंड कहते हैं। ठीक है, इसी मतलब कि दर्प को अहंकार भी कहा जाता है। और गर्व तो नहीं होगा, स्वाभिमान भी नहीं होगा। देखिए, घमंड और गर्व दोनों मतलब कि अलग अलग शब्द है। घमंड जो है ना वो मतलब कि लोगों को जबरदस्ती अपना जो है सर उठा के चलने पे मजबूर करता रहता है। घमंड में ना लोग सामने वाले को देख ही नहीं पाते कि सामने वाले की वैल्यू क्या है, लेकिन गर्व जो है वो दूसरी चीज़ है, ये एक अलग भावना है। तो घमंड और गर्व दोनों ही अलग अलग भावनाएं हैं, इनको कभी भी आप समानार्थक मत समझिएगा। ठीक है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार से होता है, घमंड से होता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। अहंकार शब्द के अन्य पर्यायवाची आपको क्या मिल जाएंगे? अभिमान, मद, घमंड और दंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि दिए गए शब्द युग्म में कौन सा युग्म सही है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो युग्म शब्द अर्थात जिन्हें हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, यानी कि पढ़ने और सुनने में आपको समान लगेंगे, लिखने में थोड़ा अंतर होता है और अर्थ तो एकदम ही अलग होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? शुल्क और शुक्ल। देखिए, पढ़ने में एक बार ना हो सकता है कि अगर हम लोग अचानक से देखें और एग्ज़ाम का बर्डन सर पे रहे तो हमें लगेगा दोनों तो ठीक ही है, एग्जामिनर हमको ज़बरदस्ती फंसा रहा है, उसको खुद ही कुछ नहीं आता। तो नहीं, ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखें तो कि आप मतलब एग्ज़ाम के प्रेशर में भी चीज़ों को सही से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, शुल्क और शुक्ल, इसका जो सही शब्द है वो बताना है। तो शुल्क मतलब तो फीस होती है, ये हम सबको पता है, तो कम से कम दो तो हमसे हट ही गए। ठीक है, तो शुल्क मतलब क्या होता है? फीस होता है। वहीं शुक्ल की बात करें तो शुक्ल मतलब क्या होता है? कृष्ण और शुक्ल, याद आ रहा है? ये कृष्ण एक पक्ष होता है, शुक्ल एक पक्ष होता है। कृष्ण मतलब काला होता है, शुक्ल मतलब उजला होगा। तो यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो शुल्क मतलब हो जाएगा फीस। ठीक है, शुल्क मतलब फीस, और शुक्ल मतलब हो जाएगा उजला। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये देखिए, शुल्क का जो अर्थ होता है फीस होता है और शुक्ल का मतलब उजला होता है। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? तो समश्रुत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा एकदम माइनर सा अंतर होता है, बोलचाल में लगभग एक ही जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसी विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक है, और हमारे पास विकल्प क्या है? बल और वल। ठीक, तो बल और वल, तो बल मतलब तो समझ आ रहा ही होगा कि एकदम बलवान है अर्थात ताकतवर है।
शक्ति भी तो बात एक ही हुई ना, बल को चाहे शक्ति कहें चाहे ताकत हुई, फिलहाल के लिए बल मतलब ताकत ही होता है। तो यदि आप इसके उत्तर की बात करें तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो रहा है, ठीक। और वल मतलब क्या होता है, तो वल जो है ना ये मेघ का पर्यायवाची है, मेघ अर्थात बादल, ठीक। तो ये बादल हो जाएगा। तो बल मतलब ताकत और मेघ मतलब वल मतलब मेघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी आपसे कह रहे हैं दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म जो है वो ज्ञात करिए। रंग सॉरी हमारे पास शब्द क्या है, हमारे पास जो शब्द है वो है बाण और बाण, ठीक है। तो बाण रंग अक्षर, बाण मतलब अक्षर तो नहीं होगा, बाण मतलब तो तीर ही होगा। बस अगर हमको ये मिल रहा है कि बाण मतलब तीर होता है तो हमारा उत्तर ही मिल गया। तो बाण मतलब हो जाएगा आदत और बाण मतलब हो जाएगा तीर। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए संधि आ रही है, पिछली वाली वीडियो में हमने संधि का कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, आज हमने लिया हुआ है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 17 नंबर का कि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस तो आराम से बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मर्षि पूछ लिया कि इसको आप अगर सही तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। जब पूछते हैं कौन सी संधि है तब फिर दिक्कत हो जाती है कि अरे ये क्या पूछ लिए, इसको कौन पूछता है भला। तो फिर लेकिन हमें सारे आयाम देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ये तो नहीं होगा ब्रह्मर्षि, तो ऐसा तो इसको पढ़ने में ही दिक्कत हो रही है। तो फिर आप सोचिए होगा कैसे, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्मा प्लस ऋषि नहीं होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि होगा। और ये देखिए ब्रह्म प्लस ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उत्तर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम लोग इसके नियम की बात करें तो जो ब्रह्मर्षि शब्द है ये अगर पूछे आपसे कि कौन सी संधि है तो पहले तो यही जाने रही है कि ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो स्वर संधि, वैसे तो आपको पता होगा ना कि संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, कितने, तो संधि के टोटल आपको जो भेद देखने को मिलेंगे वो 3 भेद कौन कौन से हैं। एक तो स्वर संधि है, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। तो टोटल 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। इसी स्वर जो संधि है इसमें ही आपको 5 जो है संधियां मिल जाती हैं। उसी में आपको दीर्घ भी मिलेगी, वृद्धि भी मिलेगी, गुण भी मिलेगी, यण भी मिलेगी और आयाति भी मिलेगी, ठीक है। तो इसी में जो है आपसे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मर्षि है वो कौन सा संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मर्षि का पहले हमने संधि विच्छेद देखा कि ब्रह्म और ऋषि होता है, और ये कौन सी संधि है, तो ये गुण स्वर संधि है, ठीक है। अब चलिए गुण स्वर संधि के क्या नियम है वो जान लेते हैं। तो यदि आ या आ के बाद, यानी यदि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, समुद्र प्लस उर्मी इज इक्वल टू समुद्रोर्मी, ठीक है। वहीं गंगा प्लस उर्मी इज इक्वल टू गंगोर्मी, देव प्लस ऋषि इज इक्वल टू देवर्षि, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं इन शब्दों में गुण संधि है, तो कौन सा वो शब्द है जिसमें गुण संधि है। ऑप्शन देखिए, यशोदा, तो यशोदा तो नहीं होगा, और महेंद्र, हाँ यही हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा महेंद्र, ठीक। तो ये तो हो जाएगा जगन्नाथ, तो ये तो व्यंजन संधि है, नहीं होगा। तथा धन एव, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इनमें से जो गुण संधि है वो हो जाएगा महेंद्र, ठीक है। तो महेंद्र, महा प्लस इंद्र जो है ये इनकी गुण संधि का एग्जाम्पल है। अब गुण संधि का ना थोड़ा मतलब डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डिटेल में रखा हुआ है। जैसे आप देखिए कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री आते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला शब्द है उसमें छोटा आ या बड़ा आ रहा है, दूसरा वाला जो स्टार्ट हो रहा है उसमें ई ऊ री आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो आप देखिए कि स्वर जो है वो किस में चेंज होंगे, ए में, ओ में, अर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यदि आ या ई के बाद क्या आ रहा है, सपोज दैट स्टार्टिंग में आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है, ठीक है, और इधर स्टार्टिंग में ई आ रही है या बड़ी ई आ रही है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए नर प्लस इंद्र, यदि आप नर की बात करें तो नर जो है इसमें आप देखिए रा में क्या आ रहा है, आ, छोटा आ। वहीं आप देखिए इंद्र जो स्टार्ट हो रहा है उसमें जो पहला शब्द है इंद्र, उसमें क्या है, इंद्र, ठीक है। तो आ और ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, ठीक है। तो आ और ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, ए। जैसे नर प्लस इंद्र, तो नर और इंद्र, तो आ और ई मिलकर के क्या बने, ए बन गया, तो बन के क्या गया, नरेंद्र, ठीक है। वैसे ही आप देखिए राम प्लस ईश्वर, यहाँ पर भी ई मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे आ मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, अर्थात रामेश्वर, ठीक है। अगला जो स्टेप है वो देखिए कि यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद
ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है, तब ओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस ऊषा, तो आप देखिए वा जो है, देव में जो वा है उसमें आ रहा है, वहीं ऊषा में आप देखिए तो बड़ा ऊ आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। जैसे देव प्लस ऊषा इज इक्वल टू देवोषा, ठीक है। वही सेम यहाँ पे गुरु प्लस उक्ति, तो ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बन रहे हैं, गुरोक्ति, यानी कि ओ बन रहे हैं, ठीक है। अगला जो स्टेप है वो भी देख लीजिए कि जैसे छोटा बड़ा के बाद री आए तो फिर दोनों चेंज होकर के क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं, ठीक। जैसे सुर प्लस ऋषि, तो सुर यहाँ पे आ है, यहाँ पे रा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, मतलब कि अर हो जाएंगे, और ये होगा सुरर्षि, ठीक है। वैसे ही देव प्लस ऋषि, तो ये सॉरी देव प्लस ऋण, ये हो जाएगा देव ऋण, ठीक है। तो यदि हम देव नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, देवर्ण ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला छोड़िए, सुर प्लस ऋषि इज इक्वल टू हो जाएगा सुरर्षि, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। जो अन्य विकल्प दिए हुए थे जैसे वशु यशोदा, तो ये जो यशोदा है ना, ये विसर्ग संधि है, मतलब यशः प्लस द इज इक्वल टू यशोदा। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ इज इक्वल टू जगन्नाथ, और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देखिए मधुवरी, ठीक है। तो ये जो मधु प्लस अरि है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है, क्या है, मधु प्लस अरि। ऑप्शन देखिए, मध्वरी, तो मध्वरी तो नहीं होगा, ठीक है। मध्वरी, तो बस यही हो जाएगा। मधुवरी, तो आप देखिए मध्वरी, नहीं मध्वरी यहाँ पे बड़ी है ना, तो ये भी नहीं होगा। माधुर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मधु प्लस अरि जब दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो कौन सी संधि है, तो ई को यण सूत्र जिसका है, अर्थात यण संधि है। तो आ मतलब ऊ प्लस आ इज इक्वल टू क्या बन रहे हैं, तो वा बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है हमारे पास इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन, कि मध्वरी शब्द में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ, यानी जब छोटी ई बड़ा मतलब छोटा ऊ या री के पश्चात कोई असमान स्वर आते हैं, जैसे आ ई आ जाए, मतलब कि समान समान ना आए कुल मिलाकर के, तो ई ऊ री के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, या वा रा। ये देखो ये जो यू लिखा है ये यू नहीं है, दरअसल मतलब या और उसका हलंत है, और वा और रा, तीन में बदल जाता है। जैसे इति प्लस आदि, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है, यहाँ पे बड़ा, दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, या बन रहा है, ठीक है। तो इत्यादि। वैसे अनु प्लस अय, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, वाह, ठीक है। तो अनुवय मतलब कि अन्वय बन रहा है, ठीक है। अनु प्लस अय इज इक्वल टू अन्वय, यानी कि उ और आ मिलकर के क्या बन रहा है, वाह बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहे हैं कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन देखिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित, या फिर अनुग्रही या अनुग्रहित, ठीक है। तो जिसके लिए यानी कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो शब्द होगा वो हो जाएगा अनुग्रहित, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। अगला देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं निष्फल ना होने वाला। तो जो कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम जो है वो कभी भी निष्फल नहीं होगा, वही चीज़ें हैं। निष्फल ना होने वाला, निश्चित, सही, सटीक, या फिर अमोघ, तो बस अमोघ है, यानी कि जैसे महाभारत और रामायण में आपने देखा होगा अमोघ बाण छोड़ा गया, अर्थात उसका निष्फल होना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इस टाइप के घटिया क्वेश्चंस पता नहीं क्या मज़ा मिलता है जो पूछ लेते हैं कि सोम नायिकाओं के भेद कितने हैं, गंदा सा क्वेश्चन है ये। फिलहाल के लिए क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको देख लीजिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे, बताओ भला। क्या ज़रूरत है ये सब नौटंकी पढ़ने की। ऑप्शन देखिए, आगत पतिका, दूरस्थ, प्रोषित पतिका, या फिर आगमश्यत पतिका। तो क्या हो जाएगा, तो परदेश से आने वाला अर्थात आगमश्यत पतिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसके पहले कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे आप देखिए कि वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है आगमश्यत पतिका, ठीक है। और कुछ अन्य भी देख लीजिए, जैसे जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं। साहित्य के जो मर्मज्ञ रहे हैं उन्होंने अवस्थाओं के अनुसार आप देखें तो नायिकाओं के टोटल 8 भेद किए हुए हैं। कितने, 8 भेद। जैसे मतलब कौन कौन सी नायिका है, एक तो स्वाधीन पतिका, दूसरा है खंडिता, तीसरा है अभिसारिका, चौथा है कलहांतरिका, और पांचवा है वाशक, छठा है नहीं, पांचवे में वाशक सज्जा, छठे में है, और हाँ देखिए ये जो वाशक सज्जा है ना, यही वाला इस बार आर 2025 का जो एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछा गया था कि जो स्त्री श्रृंगार करके अपने पति का इंतजार करे, बताओ भला। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। और विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका, और विरहोत्कंठिता, तो विरह वाली हुई स्त्री को ही इस तरह की बातें कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा पैसेज आ गया है
हम लोगों के यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं कितनी बारिश हो रही है इस बार। चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प के माध्यम से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होगा 27 तक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो है सहिष्णुता और उदारता। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता ही नहीं है, कोई होगा भी नहीं। और अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्त दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पड़ने की जो मतलब की गुंजाइश है वो बनी रहती है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अब देखिए उल्लू सीधा करना ये अपने आप में एक मुहावरा है, ठीक है, मित्रता का स्वांग रचते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखा करके चले जाते हैं। तो अंगूठा दिखा करके चले जाना ये भी एक मुहावरा है। आगे देखिए, ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे विष वमन करते हैं, तो मतलब जहर उगलते रहते हैं। ठीक है, अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर मतलब ऐसे मित्र जो मुख पर अमृत वाले हों और विष से भरे घट का मतलब कि घट के समान अर्थात विष से भरे हुए मटके के समान हों वो त्याज्य है। ठीक है, यानी कि सामने एकदम चुआ चुआ के बोले का है और पीठ पीछे जाते मान भर भर के पूरा भर भर के करके आवे का। तो ऐसे जो मित्र है ना उनसे जो है दूरी बना के रखना ही सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, और आगे देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है कि जे न मित्र हो दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। ठीक है, तो ये कहाँ की चौपाई है, ये है भैया रामचरितमानस की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मित्रता के बारे में ये जो हमारा पैसेज है वो आपको बता रहा है कि कैसे मित्रों के साथ रहना चाहिए। तो ऐसे मित्र हो जो आपको आपके मुंह के सामने भी जो आपके अंदर की कमियां हैं उसको गिनवा सकें, ऐसे मित्र होना जीवन में आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपके सामने मीठा मीठा बोल रहे हैं, जैसे ही आपके पीठ के पीछे गए तुरंत आपकी बुराई करना शुरू। तो इस तरह के अगर मित्र आपके जीवन में हैं, अभी भी समय है, उनको छोड़ करके आगे बढ़िए जीवन में। ठीक है, अब चलिए, वैसे आपको पता है अगर जीवन में कोई बहुत ही सच्ची क्वालिटी का व्यक्ति हो तो उसको कम से कम चीट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं किसी ना किसी कारणवश उनको चीट कर देते हैं। तो आप सोचिए, आपने जिसको चीट किया है ना उसने तो बस ये मतलब धोखेबाज इंसान को खो दिया, लेकिन आपने अपने जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा खो दिया। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में ना बहुत विश्वास पात्र लोग मिलते ही नहीं हैं, और अगर है ना तो अभी भी समय है, उनको संभाल के रखिए क्योंकि आसान नहीं है एक सच्चे मित्र की खोज करना भी। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। ठीक है, और ये वीडियो री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको उठाया हुआ है। ये वाला पूरा पैसेज कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो भी आपको एक नैतिक सीख देता रहता है इन पैसेजेस के माध्यम से। तो केवल एग्जाम में इसको मतलब टैकल करना है इस वजह से नहीं, कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उनको जानने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, नहीं, ज़्यादातर जो कड़वे बोलने वाले लोग होते हैं ना वो दिल के साफ होते हैं, तो ऐसे मित्रों को नहीं त्यागना चाहिए। कड़वा बोल रहे हैं लेकिन सही बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, वो आपके काम के हैं, वो मतलब पीठ पीछे बुराई करने वाले नहीं हैं। तो ये तो नहीं कहना, जो मित्र सब चुप रहते हैं तो बोल मतलब छोड़ने का कोई वो ही नहीं है। तीसरा देखिए, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जा करके जहर उगलते हैं, तो विष वमन करना अर्थात जहर उगलना, वही है, उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, और जो मित्र सिर्फ सच बोलते हैं, तो आज की दुनिया में ऐसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं कि जो सिर्फ सच बोले, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कुछ ना कुछ तो झूठ चल ही जाता है। चलिए फिलहाल के लिए देखें, अब देखिए बात बात पर झूठ बोलना ये खराब है। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है तो वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी मित्रता में दरार ना आने पाए उस एक झूठ से, तो उस वहाँ पे आप बोल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता ही है कि हमें कुछ ना कुछ छिपाना पड़ ही जाता है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं तो मानती हूँ कि मतलब बताओ ही ना, झूठ ना बोलो। तो मैं बहुत नॉर्मल केसेस में झूठ नहीं बोलती, तो इसी वजह से मैं ये भी ज्ञान ही देती रहती हूँ कि झूठ मत बोलो। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलोगे, और उतना झूठ बोलने के एक्सपीरियंस अगर आपके पास है नहीं तो आप बोल भी नहीं पाओगे। अब जैसे मैं कुछ छिपा नहीं पाती, मेरे अंदर क्वालिटी ही नहीं है छिपाने की, जो भी है जैसे है बोल दो, आगे बढ़ो। चलें आगे देखें कि विश्व वमन में जो है, जो विश्व वमन शब्द है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अब देखिए हमारे सिलेबस में ना आपको समास दिया नहीं गया, लेकिन
जो पैसेज है ना उसमें से वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से वो उपसर्ग भी पूछ चुके हैं, उसमें से उनके द्वारा प्रत्यय भी पूछा जा चुका है, समास भी पूछा जा चुका है। जबकि जो 9 टॉपिक दिए हुए हैं व्याकरण में उसमें उन्होंने उपसर्ग, प्रत्यय और ये जो मतलब कि समास वगैरह है उसको नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं विश्ववमन शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। विश्ववमन यानी विश्व का वमन, तो मेरे ख्याल से ये तो वो होना ही चाहिए ना जो तत्पुरुष है, ठीक है। तो तत्पुरुष में ही कारक शब्द आते हैं, तो बस यही हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, तो जो कारक चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो कारक चिन्ह हैं 8, इनको याद कर लीजिए और इसको तोड़ लीजिए। जैसे विश्ववमन, विश्ववमन अर्थात विश्व का वमन, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। इसको जब ऐसे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि का की के जो है ये भी हमारे तत्पुरुष मतलब कि ये भी जो है कहाँ से आते हैं, उसी क्या बोलते हैं, उसी का, अभी मैंने क्या बताया देखो भुला गए, उसी कारक चिन्ह से आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी कारक चिन्ह आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो बस कारक चिन्ह अगर आ रहे हैं उनको तोड़ने पे तो समझ लीजिए कि वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ऐसे ही चीज़ें करके हम लोग याद करते हैं, बाकी ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को सब कुछ एकदम रटा रटाया है, बस बोलते बोलते चीज़ें भुला जाती हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि पातक शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो पातक पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पातक शब्द का अर्थ क्या होता है, तब तो आप उसका विलोम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पुण्य, अपराध, उपकार या फिर पाप। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी पुण्य। तो पातक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पाप, क्या होता है, पाप, ठीक है। और जब आप इसका विलोम करेंगे तो वो हो जाएगा पुण्य। चलें अगला देखें, कह रहे हैं कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए डैश डैश सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, वही आपको बताना है कि क्या जो है आवश्यक तत्व है। कह रहे हैं उधार लेना, उधार देना, तो ऐसी कोई बात ही पैसेज में नहीं की गई है। पैसेज सॉल्व करते समय जो सबसे, अब देखिए क्वेश्चन इसमें चीज़ें दी तो गई हैं, इसमें हम लोगों को ऐसा बहुत कुछ पढ़ना की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से मैं इसमें बहुत आपको पढ़ने वाली चीज़ें नहीं बता रही। इसमें जो हमें चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यद्यपि पता है कि ये सही होगा लेकिन पैसेज में नहीं दिया है तो फिर आप उसको टिक मत करिए। क्यों, क्योंकि हमें पैसेज से बाहर ही नहीं जाना है। पैसेज में जो चीज़ें दी गई हैं केवल वही चीज़ों को ध्यान में रख करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा माइंड पैराग्राफ को सॉल्व करते समय लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए उधार लेना, उधार देना, इस तरह की कोई बात हमारे पैसेज में की ही नहीं गई, तो ये तो होगा ही नहीं। कह रहे हैं समय पर सहायता न करना, तो इस तरह की बात नहीं है। सहिष्णुता और उदारता, हमसे क्या कह रहे थे कि मित्रता और मतलब कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए क्या ज़रूरी है, तो सहिष्णुता और उदारता। जब हमने पैसेज पढ़ा था तो मतलब स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ जो है दिख गई थी। कहाँ पे दिखी थी, तो ये देखिए ये है कि मित्रता को क्या करने के लिए, स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व क्या है, सहिष्णुता और उदारता, ठीक है। तो ये जो मतलब क्वेश्चन है डायरेक्ट वहाँ से बने हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। एक दो बार अगर आप जैसे सपोज एक बार पैसेज पढ़ा, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो फिर क्या करेंगे, आप पहले फिर जा करके एक बार इत्मीनान से अच्छे से पैसेज पढ़ लेंगे। अगर आपने एक दो बार पैसेज को पढ़ लिया तो हिंदी के जो पैसेज हैं वो बहुत ईजी से पूछे जाते हैं, हमारा काम बन जाता है, ठीक है। आईएएस वाला थोड़ी ना पूछेगा कि आईएएस वाला पूछ लेंगे, आईएएस वाला पूछ लेंगे तो फिर सबके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि आईएएस का जो पैसेज है वो तो मतलब दिमाग ही खराब कर देता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। ऑप्शन देखिए, दोष, दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी है, स्पष्ट और सीधी बात करने से। नहीं, स्पष्ट और सीधी बात कह देंगे तो फिर दरार आएगी ही कहाँ से। कह रहे हैं असहयोग करने से, तो ऐसी बात भी नहीं है। झूठी प्रशंसा करने से नहीं। अब देखिए मित्रता में जो दरार आती है ना वो क्या होती है, दोष, दर्शन और दूसरों पर छींटाकशी करने से, ठीक है। तो ये सब मत करिए, जो भी चीज़ें हैं मुंह पे आप सामने से बोल दीजिए, क्योंकि सामने वाले को सुधरना है। पीठ पीछे जो आप जाके बुराई करेंगे उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो बस आज के लिए इतना ही है। टोटल 27 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में शामिल किया था। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीपीसीएस मतलब कि जो प्रीलिम का एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, स्पेशली जो यूथ कंपटीशन की बुक से आता है, तो
वो हम अपने चैनल पे सॉल्व करा रहे हैं। उसमें भी हमने 15 जो है सेट्स करवा दिए हैं। सेट्स इट मीन्स एक सेट में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग उसमें 2015 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। वो क्लासेस मतलब कि डेली शाम को 6 बजे मिलती हैं लाइव में, ठीक है, डेली शाम को 6 बजे ये आपको क्लासेस मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।